Hello students, welcome to my YouTube channel Let's Learn with Dr. Saida। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में विटामिन B2 यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के दूसरे विटामिन B2 जिसको हम रिबाफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग विटामिन B3 जिसको कि नियासिन, निकोटिनामाइड, पेलेग्राफ, एंटी पेलेग्राफ फैक्टर, पीपी फैक्टर अनेक नामों से जानते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि यह इसका इतिहास क्या है, इसकी खोज सबसे पहले किसने और कब की, साथ ही इसकी फंक्शन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारी हो रही है, इसके सोर्सेज क्या हैं। प्लस हम देखने का प्रयास करेंगे, समझेंगे कि इसकी जो इसका अवशोषण और संग्रह किस प्रकार से होता है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। विटामिन B3 जिसको नियासिन, निकोटिनिक एसिड है ना, और इसको हम पीपी फैक्टर, एंटी पेलेग्रा आदि कई नामों से जानते हैं। इसकी खोज सबसे पहले 1912 में, कब 1912 में फंक ने की। और इसको उन्होंने कब कैसे खोजा, तो ईस्ट जो ईस्ट होता है खमीर और बिना पॉलिश किए हुए चावल से उन्होंने अलग किया था। ठीक है, किसने, फंक महोदय ने 1912 में विटामिन B3 को खमीर और बिना पॉलिश के चावल से अलग किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तो 1920 में गोल्डबर्गर ने क्या किया, गोल्डबर्गर ने अपने प्रयोगों से सिद्ध कर दिया। उन्होंने रिसर्च किया और पाया कि यह जो फैक्टर है, ये जो विटामिन है, ये क्या है, पेलेग्रा नामक बीमारी से हमें बचाता है। तब उन्होंने इसका नाम दिया, इसको पेलेग्रा प्रिवेंटिंग विटामिन नाम दिया। ठीक है, कहीं भी नाम आए पीपी फैक्टर या पेलेग्रा प्रिवेंटिव विटामिन, तो हम उसको विटामिन B3 यानी नियासिन के नाम से ही जानते हैं। तो इस प्रकार 1912 में विटामिन B3 की खोज हुई। ठीक है, अब हम देखिए उसके बाद क्या हुआ इसकी हिस्ट्री में। तो 1937 में क्या एल्विंजम ने क्या किया, इसके दो स्वरूप का पता लगाया। इसका दो स्वरूप क्या है, तो इसके दो जो स्वरूप है, निकोटिनिक एसिड और निकोटिनामाइड, इन दो स्वरूपों का, विटामिन B3 के दो स्वरूप का पता लगाया, निकोटिनिक एसिड और निकोटिनामाइड। और उन्होंने पाया कि दोनों जो तत्व हैं, दोनों में पेलेग्रा की जो नहीं होने का मतलब पेलेग्रा विरोधी तत्व इसमें, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको पीपी फैक्टर कहते हैं, है ना, प्रिवेंटिंग पेलेग्रा फैक्टर इसको कहते हैं। प्लस क्या हुआ उसके बाद, निकोटिनामाइड जो है क्या है, निकोटिनामाइड ऑक्सीकरण एंजाइम प्रणाली का एक महत्वपूर्ण क्रियात्मक भाग होता है। जो निकोटिनामाइड है वो ऑक्सीकरण के में जो काम करता है, बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट भाग होता है, फंक्शनल भाग होता है, जो कि क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के चयापचय में हाइड्रोजन के परिवहन में, हाइड्रोजन का जो जब चयापचय होता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एक जो मतलब अणु उस पर जुड़ते हैं और हाइड्रोजन निकलता है, और इस प्रकार से हाइड्रोजन के क्या करता है, परिवहन में, मूवमेंट में सहायक, उसे निकलने में सहायता देता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जो निकोटिनामाइड क्या है, निकोटिनामाइड ऑक्सीकरण एंजाइम प्रणाली का एक महत्वपूर्ण क्रियात्मक भाग होता है, जो कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन के चयापचय में हाइड्रोजन के परिवहन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे हम देखते हैं कि इसका क्या किससे संबंध है। तो जो नियासिन होता है ना, नियासिन इसका ट्रिप्टोफैन, हमने प्रोटीन वाले चैप्टर में ट्रिप्टोफैन के वर्ड के बारे में पढ़ा था कि ट्रिप्टोफैन क्या है, यह जो हमारे आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं ये है। तो यह क्या है, ट्रिप्टोफैन ये एक आवश्यक अमीनो एसिड है। ट्रिप्टोफैन से ही शरीर में जो क्या होता है ना, नियासिन में, ट्रिप्टोफैन ही शरीर में नियासिन में बदल जाता है। अगर हमारे आहार में ट्रिप्टोफैन नहीं होगा तो नियासिन में वो कन्वर्ट नहीं होगा, यानी कि नियासिन का बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। तो नियासिन का संबंध जो प्रोटीन, जो ट्रिप्टोफैन है, जो एमिनो एसिड, उससे बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, ट्रिप्टोफैन के बिना इसका कोई महत्व, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हमारे शरीर में नियासिन बनेगा ही नहीं, कन्वर्ट ही नहीं होगा। हम कुछ भी खा ले, उससे जुड़े हुए पदार्थ, उससे पोषक तत्व, उसका हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो नियासिन के जो कन्वर्शन हो रहा है तो ट्रिप्टोफैन का, तो उसके लिए ट्रिप्टोफैन नियासिन के कन्वर्शन के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इसके में क्या चाहिए, ट्रिप्टोफैन को नियासिन में बदलने के लिए कौन कौन से विटामिन सहायक हैं, तो विटामिन B1, B2 और B6। ट्रिप्टोफैन को नियासिन में बदलने के लिए 3 प्रकार के विटामिन चाहिए बी ग्रुप के। कौन कौन से, B1, B2 और B6 सहायक होते हैं। और आगे देखिए इसमें क्या होता है,
जो हम अधिक मात्रा में अगर हम मक्का खा लेते हैं तो मक्के में एक प्रोटीन पाया जाता है। हमने प्रोटीन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि मक्के के प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, है ना। मक्के के प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो अधिक मात्रा में मक्का या मक्के का पदार्थ हम खाते हैं, मक्का युक्त भोजन खाते हैं, जिसको हम भुट्टा कहते हैं, पॉपकॉर्न, ये सब। तो क्या होता है, हमारे शरीर में नियासिन के जो उसका जो प्रोटीन है ना, जीन, वो नियासिन के अवशोषण में बाधा डालता है। यानी कि ट्रिप्टोफैन रहेगा भी तो भी अगर हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में जीन प्रोटीन रहेगा तो नियासिन में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है। अब आगे देखिए, अगर हम 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन खाते हैं तो हमारे शरीर में नियासिन, हम जान रहे हैं कि ट्रिप्टोफैन नियासिन में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन खाते हैं तो हमारे शरीर में जाके 1 मिलीग्राम बनता है। हम 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन खाएंगे तो 1 मिलीग्राम नियासिन में वो कन्वर्ट होता है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट जो ये चैप्टर होता है विटामिन B3 होता है, आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझेंगे। फिर क्या होता है, नियासिन की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, जैसे गुण क्या है ना, गुणधर्म क्या है। तो नियासिन जो क्या है, ये सफ़ेद रंग का और स्वाद में कैसा, कसैला है। और इसको जो रवा होता है ना, वो सुई के समान नुकीला होता है। नियासिन सफ़ेद रंग का होता है, इसका स्वाद कैसा है, कड़वा होता है, कसैला होता है, प्लस इसका जो रवा होता है, टेक्सचर होता है, वो सुई के समान नुकीला होता है। गर्म पानी में सामान्य रूप से घुलनशील तथा ठंडे पानी में बहुत कम घुलता है। यानी कि नॉर्मल पानी में, वो ठंडे पानी में नहीं घुलेगा, मतलब कम घुलेगा, बहुत देर से घुलेगा। बट जब हम गर्म पानी में इसको घोलने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही आसानी से यह घुल जाता है। गर्म पानी में आसानी से घुलता है और ठंडे पानी में कम घुलता है। ठीक है। अब आगे देखिए इसकी प्रॉपर्टीज में, इस पर अम्ल और क्षार का प्रभाव स्थिर रहता है। यानी कि अम्ल और क्षार का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है, परंतु ये सूर्य के प्रकाश में नष्ट, और ये क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में नष्ट नहीं होता। यानी कि इस पर अम्ल क्षार का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, सूर्य के प्रकाश में नष्ट नहीं हो रहा है ना। लेकिन और ये घुलनशील किस में है, वाटर सॉल्युबल तो है, प्लस लेकिन वो गर्म पानी में इजीली डिसॉल्व है और ठंडे पानी में कम घुलता है। ठीक है। अब देखिए हम नियासिन के कार्य देखते हैं, इसके कार्य क्या, फंक्शन क्या करते हैं। तो जो नियासिन है, इसमें हमने कहा था कि निकोटिनामाइड क्या है, निकोटिनामाइड इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इसका। तो नियासिन में क्या है, निकोटिनामाइड ऑक्सीकरण एंजाइम प्रणाली का एक महत्वपूर्ण क्रियात्मक भाग है। हमने बताया अभी कि निकोटिनामाइड क्या है, ऑक्सीकरण प्रणाली, जो ऑक्सीकरण भोजन पे जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, और भोजन जब उस पर ऑक्सीकरण होता है और तब कोई भी भोज पदार्थ पर ऑक्सीकरण होता है, उसके बाद जब हमारे शरीर में वो टूटता है, पचता है, तब हमें उससे एनर्जी मिलती है ना। तो जब निकोटिनामाइड पर ऑक्सीकरण एंजाइम प्रणाली का एक महत्वपूर्ण क्रियात्मक भाग है निकोटिनामाइड। ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के चयापचय में क्या करता है, हाइड्रोजन के परिवहन में सहायता करता है, हाइड्रोजन का मूवमेंट में सहायता कर रहा है। निकोटिनामाइड की कमी से जैविक ऑक्सीजन में बाधा पहुंचती है। अगर निकोटिनामाइड नहीं है तो क्या होगा, जैविक ऑक्सीकरण में बाधा पहुंचती है। निकोटिनामाइड की कमी से जैविक ऑक्सीकरण में बाधा पड़ती है, क्योंकि इसका रीजन क्या है, कोशिकीय श्वसन से संबंधित एंजाइम प्रणाली सह एंजाइम, इसमें 2 एंजाइम्स काम करते हैं। एक निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, एक क्या कर रहा है, निकोटिनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, जिसको कि एंजाइम 1 के नाम से हम जा रहे हैं। दूसरा क्या है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोफॉस्फेट, इसको हम एंजाइम 2 के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों जो एंजाइम होते हैं वो निकोटिनामाइड के ऑक्सीकरण प्रणाली में महत्वपूर्ण क्रियात्मक रूप से काम करते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में NAD भी जाना जाता है। इसको एंजाइम जो 1 है इसको हम NAD कहते हैं, NAD, और एंजाइम 2 को क्या कहते हैं, NAD, और फिर इस पे क्या जुड़ता है, फास्फेट जुड़ता है, P, NADP हम जानते हैं, और NAD के नाम से ये काफ़ी फेमस है। कभी कभी एग्जाम में इसका जो शॉर्ट फॉर्म दिया जाता है और उसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो ये निकोटिनामाइड के NADP और NADP निकोटिनामाइड ऑक्सीकरण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण क्रियात्मक भाग है। और इसकी अगर इस नहीं होता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन का परिवहन नहीं होता है, तो क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के चयापचय में हाइड्रोजन का परिवहन नहीं हो पाता है, जिसके कारण ऑक्सीकरण में बाधा पहुंचती है।
अब हम आगे देखते हैं कि नियासिन क्या करता है। तो नियासिन कार्बोज और वसा एवं प्रोटीन के चयापचय में सहायक है, मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होता है उसमें सहायक है। यह क्या है फिर नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। शरीर के वृद्धि विकास में सामान्य सभी जो विटामिन होते हैं वो एक तरह से सह एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। प्लस ये क्या कर रहा है, आंखों को स्वस्थ रखने में सहायक है। प्लस क्या कर रहा है, ग्लूकोज से ऊर्जा निर्माण में सहायक होता है। और क्या, वसा के सृजन के लिए प्रमुख रूप से क्रियाशील होते हैं। तो यह और भी इसके जो फंक्शन है इस प्रकार से NADP का निर्माण कर रहा है, NAD का निर्माण कर रहा है, उसके लिए आवश्यक है। ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है। नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखता है, शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, आंखों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, ग्लूकोज के निर्माण में सहायक है, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के चयापचय में आवश्यक है। प्लस वसा के सृजन में महत्वपूर्ण रूप से क्रियाशील है। तो ये इसका फंक्शन हो गया। अब हम देख लेते हैं कि इसकी कमी का क्या प्रभाव होता है। इसकी कमी से क्या होगा, इसकी कमी से पेलेग्रा नामक रोग हो जाती है, जो कि काफ़ी पॉपुलर है पेलेग्रा। इसकी कमी से पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। और पेलेग्रा क्या होता है, पेलेग्रा को हम क्या कहते हैं 3DS या 4DS नाम से भी जानते हैं। 3DS 4DS नाम जब आएगा कि 3D फैक्टर क्या है, 4D फैक्टर क्या है, तो नियासिन से वो जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, पहले पेलेग्रा रोग में देख लेते क्या होता है। पेलेग्रा रोग में त्वचा खुरदरी हो जाएगी, लाल हो जाएगी, आंखों में अल्सर हो जाएगा, थकावट, बेचैनी, वजन कम होना, भूख कम लगेगी, कब्ज, और इससे क्या होता है सामान्य स्वास्थ्य गिर जाता है। तो इस पेलेग्रा जब रोग होता है तो त्वचा खुरदरी हो जाती है यानी और लाल हो जाती है, आंतों में अल्सर हो जाएगा, थकावट, बेचैनी, वजन कम होगा, भूख कम लगेगी, है ना, कब्ज हो जाएगा। ये तो हमने पेलेग्रा की बात कर ली। जब 3D फैक्टर और 4D फैक्टर की बात की जाती है तो उसमें 3D में 3 तरह के बीमारियों का हम जिक्र करते हैं, जिसको क्या है, जिसको हम कहते हैं डर्मेटाइटिस। 3D फैक्टर की बात करोगी तो वो नियासिन से जुड़ा हुआ है। और क्या है 3D में, डर्मेटाइटिस, डायरिया और डरमेंसिया। ठीक है, ये 3 डिजीज़ हैं। डर्मेटाइटिस में आप जान रहे हैं कि त्वचा संबंधी रोग हो जाता है, डायरिया यानी कि अतिसार, और डेमेंसिया यानी कि भूलने की बीमारी। डेमेंसिया में इंसान का जो है भूलने की बीमारी हो जाती है, भुलक्कड़पन स्थित हो जाता है। तो 3D फैक्टर में हम देख रहे हैं डर्मेटाइटिस हो रहा है तो क्या हो रहा है, त्वचा संबंधी रोग हो रहा है, डायरिया हो रहा है तो अतिसार हो रहा है, डेमेंसिया यानी कि भूलने की बीमारी हो जाती है। और ये जब 3 रोग हो जाते हैं व्यक्ति को, तो 4D फैक्टर में क्या होता है, 4D फैक्टर में डेमेंसिया हो गया, डेमेटाइटिस हो गया, डायरिया हो गया, डेमेंसिया हो गया, और लास्ट में ये तीनों हो जाते हैं तो व्यक्ति की डेथ हो जाता है, इसमें एक डेथ जुड़ जाता है। तो 4D फैक्टर में 4 चीज़ें जुड़ गई डी से। D4 डेमेटाइटिस, D4 डायरिया, D4 क्या हो गया, यहाँ पे वापस से यहाँ पे डेमेंसिया होगा। ठीक है, यहाँ पे वापस से डेमेटाइटिस लिखा हुआ है, प्लस ये क्या होगा, ये होगा डेमेंसिया, यहाँ पे डेमेंसिया हो जाएगा, इसको आप काट देंगे, डेमेंसिया और डेथ। तो ये 4 प्रकार की जो होते हैं इसमें होते हैं। 4D फैक्टर में डेमेटाइटिस, डायरिया और डेमेंसिया। इंग्लिश वर्जन में यहाँ पे वापस से डेमेटाइटिस लिख गया है, लेकिन ये हो गया डेमेंसिया होगा। ठीक है, तो इस तरह से 3D फैक्टर और 4D फैक्टर के नाम से भी ये पॉपुलर है। हमने देखा कि नियासिन की कमी से पेलेग्रा हो रहा है, 3D फैक्टर हो रहा है, 4D फैक्टर हो रहा है ना, और उसके हमने ना लक्षण देखा कि पेलेग्रा का क्या क्या लक्षण होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि नियासिन हमें कहाँ से मिल रहा है। तो नियासिन को सबसे पहले कहाँ से अलग किया था, हमें जो थे इनके वैज्ञानिक जो थे उन्होंने कहाँ से किया था, तो खमीर से अलग किया था। फंक ने खमीर से अलग किया था, और कहाँ से, चावल के ऊपरी, जो बिना चावल पॉलिश किया हुआ था उसके ऊपरी भाग। तो ये तो इनके इंपॉर्टेंट सोर्स हो ही गया। प्लस मछली में मिल रहा है, डेयरी प्रोडक्ट में मिल रहा है, मूंगफली के दाने, यकृत, मांस, मछली, बादाम तेल इत्यादि में नियासिन हमें प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि नियासिन के प्रतिदिन की जो रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, इसका अवशोषण और संग्रह किस प्रकार से हो रहा है। पहले देखिए, एक व्यक्ति को प्रतिदिन इसकी 17 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है ना। अगर 17 मिलीग्राम एक व्यक्ति, जो एडल्ट व्यक्ति है, उसको 17 मिलीग्राम नियासिन की आवश्यकता होती है एक दिन में। और अगर पेलेग्रा हो जाती है, गंभीर पेलेग्रा की स्थिति हो जाती है, तो 50 मिलीग्राम प्रतिदिन। ठीक है, प्लस 50 मिलीग्राम कब तक देना है, 3 से 5 दिन तक। उसको दिन में 2 बार 50 मिलीग्राम हमें देना है। ऐसे जनरली हमें 17 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है, लेकिन जब गंभीर पेलेग्रा की स्थिति हो जाती है तो 50 मिलीग्राम प्रतिदिन 3 दिन तक। ठीक है, 3 से 5 दिन तक, और दिन में 2 बार देने की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं कि नियासिन का जो है ना अवशोषण क्या होता है,
छोटी आंत में होता है और यह संग्रह नहीं होता है। जो भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है इनका संग्रह हमारे शरीर में नहीं होता है, पसीने और मूत्र द्वारा वो विसर्जित हो जाता है। आज के लिए आज हमारा ये जो नियासिन का चैप्टर हुआ ख़त्म हुआ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।